हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएमए मित्रा। तो आज हमारे साथ टेक्सटाइल सेक्टर से जुड़ी हुई एक कंपनी है। कंपनी का नाम है हरिकांता ओवरसीज लिमिटेड। हमारे साथ कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हार्दिक गोटावाला साहब जुड़े हुए हैं। हार्दिक सर, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू। सर, सबसे पहले तो समझाए आपकी कंपनी का कारोबार क्या है, बिजनेस मॉडल। हमारी कंपनी टेक्सटाइल रिलेटेड कंपनी है। जैसे आपको पता ही होगा कि टेक्सटाइल में कपड़े वगैरह बनते हैं। और हम सेकंड जनरेशन है हम लोग जो टेक्सटाइल में जुड़े हुए हैं। आज मैं और मेरे ब्रदर अभिषेक भाई दोनों डायरेक्टर ही है। और दोनों पढ़ाई करके आए हैं। हम लोगों ने इंजीनियरिंग किया हुआ है और अभिषेक भाई ने बीबीए किया हुआ है। और हम लोग का लोकली और एक्सपोर्ट दोनों दोनों के सेगमेंट में अभी जुड़े हुए हैं। हम लोग काफी सारी कंट्री में हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। काफी सारे स्टेट में इंडिया में भी हम लोग काफी सारा प्रोडक्ट बेचते हैं। तो इस तरीके से हमारी टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो सूरत बेस्ड है। और मल्टीपल गारमेंट्स मल्टीपल कपड़े में हम लोग डीलिंग करवा रहे हैं। तो हार्दिक सर, थोड़ा सा और बिजनेस के बारे में जानने का ट्राई करते हैं। तो ये बताएं कि आप जो फैब्रिक बनाते हैं वो स्पेसिफिकली मेल या फीमेल के लिए होता है या जेनरिक पर्पस है, और कुछ स्पेशलिटी है फैब्रिक में आपकी। एक्चुअली हम लोग जो फैब्रिक बनाते हैं वो मेल और फीमेल दोनों में यूज होता है। और जनरली हम एक्सपोर्ट के रिगार्डिंग जो भी फैब्रिक बनाते हैं वो ट्रेडिशनल वेयर वाला ज्यादा होता है। जैसे मलेशिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, थाईलैंड हो गया, वहाँ के जो ट्रेडिशनल वेयर लगता है उन लोगों के वो जो बायर्स होते हैं ना, हम लोग स्पेसिफिकली ट्रेडिशनल वेयर आउट आउट एक्सपोर्ट के लिए ज्यादा प्रीफर करते हैं क्योंकि वो प्रीमियम रेंज भी रहता है। और ट्रेडिशनल वेयर में कॉम्पिटिटिवली मार्केट इतना नहीं होता है जितना लोग रेगुलर क्वालिटी में होता है। और आप अपने रेगुलर अपने इंडिया की बात करें, अपनी लोकल की बात करें तो लोकल में हम लोग है ना प्रीमियम सेगमेंट में ज्यादा काम करें। जैसे कि साड़ी हो गया, घाघरा हो गया, गारमेंट्स हो गए जिससे कि साड़ी बन मतलब ड्रेस मटेरियल्स हो गया, घाघरा हो गया, कि जो सब प्रीमियम सेगमेंट है। तो हम लोग ज्यादातर काम प्रीमियम सेगमेंट की जो भी वेराइटीज है इंडिया एज वेल एज एक्सपोर्ट मार्केट में उस तरीके के फैब्रिक बनाते हैं। और हमारा पूरा इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग है। पूरा इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग जो भी हम लोग प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं लोकल बनाते हैं वो पूरा इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग करके ही बनाते गॉट इट। सर, जैसे आपने शुरुआत में बताया कि आप सेकंड जनरेशन एंटरप्रेन्योर है, राइट? तो ये बताएं सर, कंपनी की शुरुआत कैसे हुई थी, फाउंडिंग प्रमोटर्स के बारे में बताएं, और अभी तक की जर्नी के कुछ की माइलस्टोन्स अगर आप बता पाए। हैं। एक्चुअली मेरे अंकल थे जो पहले टेक्सटाइल से जुड़े हुए थे। कंपनी तो हमने 2018 में हम लोग जब टेक्सटाइल में जुड़े उसके बाद स्टार्ट की। पर उसके पहले अंकल थे तो वो ट्रेडिशनल तरीके से अपने नॉर्मली रेगुलरिटी जो टेक्सटाइल में बनी रहती है उसी हिसाब से वो काम करते थे। 2018 में मैं और मेरे ब्रदर की जो दूसरे प्रमोटर है तो वो कंपनी में जुड़े। हम लोगों ने टेक्सटाइल बिजनेस थोड़ा एक्सपांड किया। उसके बाद हमने एक्सपोर्ट का मेनली हमने थोड़ा एनालाइज किया। और 2018 में पहला एक्सपोर्ट हमने स्टार्ट किया विद कंबोडिया बायर्स। उसके बाद हमको बायर्स मिलना स्टार्ट हो गए। हमारी प्रोडक्ट बायर्स को बहुत अच्छी लगने लगी। हम लोग दूसरी कंट्री में जाने लगे। दूसरी कंट्री में भी जैसे मैंने आपको बताया कि ट्रेडिशनल वेयर के गारमेंट में हम लोग अभी जो इंटरेस्ट दिखा तो उस हिसाब से हमारी एक्सपोर्ट की जर्नी स्टार्ट हुई। और एक्सपोर्ट की जर्नी स्टार्ट होने के बाद हमने लोकल में भी उतना ध्यान देकर हमने हमारी जो सेल्स टीम थी तो उनको भी आगे अप्रोच करके लोकलाइट भी इतना ग्रोथ किया। और इस हिसाब से हमारा अभी जो हरिकांटा भी है वो इस तरीके से हमारी पूरी जर्नी रही है पूरी। ओके। सर, थोड़ा सा और स्ट्रक्चर के बारे में बताएं। कंपनी की कोई सब्सिडरी या सिस्टर कंसर्न्स है? कंपनी की कोई सब्सिडरी है? नहीं नहीं, कंपनी की कोई सब्सिडरी नहीं है। कंपनी पूरी ओन खुद ही कर। और सर जैसे आपके EBITDA मार्जिन में चेक कर रहा था वो कॉन्टिन्यूस इंक्रीज हो रहे हैं, पहले 3% थे, फिर 11 थे, 18 हुए, एंड रिसेंटली इट्स अराउंड 28% के आसपास। तो फ्यूचर ट्रेजेक्ट्री क्या है और ये इतना ज़्यादा मार्जिन बढ़ने का रीजन क्या है? एक्चुअली और क्या मैंने आपको यही सस्टेनेबल? बताया कि हम हाँ। और एक्चुअली क्या है कि मैंने आपको बताया कि हमारा पूरा प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो है वो पूरा का पूरा हेवी रेंज मार्जिन हेवी रेंज प्रोडक्ट के ऊपर ही है। ये स्पेशलाइज फैब्रिक ही हम लोग बनाते हैं। हम लोग रेगुलर फैब्रिक या नॉर्मल क्वालिटीज के जो भी कपड़े होते हैं उसमें हम डील ही नहीं करते हैं।
एक्सपोर्ट में भी समझो, मैंने आपको बताया आज हमारे हमारे पास दूसरे भी कंट्री के जो बायर है, तो उसमें भी हम स्पेशलाइज फैब्रिक में ही डीलिंग कर रहे हैं। सिर्फ नॉर्मल फैब्रिक में हम लोग डीलिंग ही नहीं कर रहे हैं। और मेनली हमारा जो डिजाइनिंग और जो सेल्स टीम है, उनको स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्ट करते हैं कि भाई ओनली स्पेसिफिक्स और मार्जिनेबल प्रोडक्ट में ही अपने को हमको काम करना है, ताकि कंपनी भी ग्रोथ कर पाए और आगे आगे हमारा बिजनेस भी उस तरीके से ग्रोथ हो पाए। तो सर ये जो 27% मार्जिन है ये गोइंग फॉरवर्ड सस्टेनेबल है या इसमें भी लाइक पुराने की तरह डिप होने के चांसेस हैं? नो नो, दिस इज सस्टेनेबल। और अब मैंने आपको बताया कि अभी हम 3-4 मार्केट नए भी हमने ऐड किए हैं, हम्म। कि वो 3-4 मार्केट हमारा जो सेल्स टीम है वो अभी उसके पीछे लगी हुई है। और लास्ट नेक्स्ट नेक्स्ट जल्दी ही वो भी सब स्टार्ट हो जाएंगे। और उसमें भी हमने बोला कि आपको कि भाई प्रीमियम प्रोडक्ट पे काम करो, तो वो भी जो मार्जिन है वो सस्टेनेबल ही रहेगी। और आईपीओ आने के बाद हम लोग भी थोड़ा रिवर्स इंटीग्रेशन में भी जा रहे हैं। जैसे हम लोग अभी जो यार्न परचेस बाहर से कर रहे हैं वो भी हम इन हाउस करेंगे। प्रोसेसिंग है थोड़ी बहुत जो बाहर से हो रही है वो भी पूरा इन हाउस हो जाएगा, तो जो मार्जिन लेवल है वो ऐसे ही बढ़ जाएगा। और सर जैसे आपके में वेंडर और कस्टमर देख रहा था, तो जो आपको टॉप 10 कस्टमर वही आपके मेजोरिटी रिवेन्यू आता है सप्लायर के साइड से भी और बायर के साइड से। तो गोइंग फॉरवर्ड भी आपका बिजनेस इसी वे में रहेगा या इनमें थोड़ा सा कंसंट्रेशन चेंज होगा फॉर कस्टमर्स के नहीं लिए? नहीं, हमारा हमारा पूरा कस्टमाइज रहेगा। आगे हमने ऐसे सोचा हुआ है कि भाई वियतनाम हो गया, लाओस हो गया, जो साउथ ईस्ट एशिया है, तो उसमें हम लोग अभी फिलहाल 2 कंट्री में काम कर रहे हैं। और हमारी सेल्स टीम अभी और 3 कंट्री में भी डिप्लोमेट चालू कर दिया है। और वो लोग बायर के साथ अभी बात कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि साउथ अफ्रीका में भी मेरा अभी जो मेरी सेल्स टीम है वो काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है, और उधर से भी मेरा ऑर्डर आने का स्टार्ट हो गया है। तो सस्टेनेबिलिटी थोड़ी कम हो जाएगी सब बायर्स के ऊपर। और ग्लोबली हम लोग सोच रहे हैं कि भाई ग्लोबली हर जगह पे अपना ऑफिस करके। और हमारा मेन रीजन क्या है कि हम लोग लोकली भी उतना ही अभी ग्रो कर रहे हैं। लोकल हम्म। मार्केट में भी हमारा उतना ही ग्रोइंग है। तो जो भी है कि भाई यही बायर्स के ऊपर डिपेंडेंट है हरिकांत, ऐसा है नहीं है। हरिकांता बायर्स के ऊपर भी डिपेंडेंट है, लोकल के ऊपर भी डिपेंडेंट है, और नई नई कंट्री के ऊपर भी डिपेंडेंट है। तो कल कुछ समझो कि कल कोई ग्लोबल डिसबैलेंस होता है, तो ऐसा नहीं कि ग्लोबल डिसबैलेंस होने से हरिकांता को फर्क पड़ेगा, क्योंकि उसका काम एक्सपोर्ट भी है और लोकल भी है, और काफी सारी जगह पे है। आज ओके। हम लोग मिडल ईस्ट में भी हमारे बायर्स है, मिडल ईस्ट में भी हम्म। हमारे काम हो रहे हैं। तो सर जैसे आप बता रहे थे कि आपका एक्सपोर्ट भी है डोमेस्टिक भी है, तो मैं जैसे आपका चेक करा था तो इनिशियल 2 ईयर लाइक 23-24 में आपका मेजोरिटी एक्सपोर्ट होता था लाइक अराउंड 95% ऑफ योर प्रोडक्शन। अभी रिसेंट ईयर्स में ये हम्म। आपका 42% के करीब रह गया कि आपने डोमेस्टिक पे भी फोकस किया है। तो गोइंग फॉरवर्ड आप आइडियल क्या हाँ, रेशियो क्या देख रहे हैं डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट के अंदर? आगे जाके मेरा हमारा जो मेन टारगेट है वो एक्सपोर्ट है। हमारा हम्म। टारगेट 70-75% एक्सपोर्ट रहेगा, लोकल 30-35% के बीच में रहेगा। क्योंकि हम्म। एक्सपोर्ट में हमारी मास्टरी है। जैसे मैंने आपको बताया कि हम ट्रेडिशनल वेयर में काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं, और हमारे पास जो मशीनरीज है वो काफी हाई लेवल की मशीनरी है, जो एक्सपोर्ट के लिए बनी हुई है, एक्सपोर्ट के कपड़े के लिए बनी हुई है। और अभी हम वो मशीन पे लोकल भी बनाते हैं, तो वो हाई हाई रेंज की क्वालिटी पे बन जाता है। तो आगे का हमारा सफर है वो एक्सपोर्ट में क्या रहेगा। लोकल में 30-35% के बीच में हम लोग ऐसा माइलस्टोन लेके चल रहे हैं। और सर जैसे आपने बताया था कि आपका पहला ऑर्डर कंबोडिया में मिला, अभी भी मैं आपका एक्सपोर्ट का रिवेन्यू देख रहा हूँ, मेजोरिटी रिवेन्यू आपका कंबोडिया से आ रहा है। तो क्या आपका सीक्रेट सॉस है कि आप कंबोडिया में इतने स्ट्रांग है, क्योंकि बहुत कम कंपनीज कंबोडिया में काफी स्ट्रांग पोजीशन ले पा रही है इंडिया की? एक्चुअली हमने जब कंबोडिया स्टार्ट किया था, तो हमारे क्वालिटीज और हमारी क्वांटिटी प्लस सप्लाई चेन के कारण वहाँ के जो इम्पोर्टर्स है उन लोगों को काफी सारी अच्छी डीलिंग उनके कस्टमर से मिल रही थी। तो आज सालों से हम लोग दूसरे साथ भी जुड़े हुए हैं, और हर साल उनका जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है वो हर साल बढ़ते रहता है क्वांटिटी के बेसिस पर। तो इसके कारण अभी कंबोडिया में हमारा जब स्टार्ट हुआ था तब से लेके एंड तक, तो कस्टमर हमारे ऊपर ज्यादा विश्वास दिखाते हैं, और उनकी हर बार क्वांटिटी बढ़ती रहती है। ओके। अब सर अगर आप देखें तो सूरत को एक टेक्सटाइल का हब माना जाता है, राइट? तो सूरत में और इन जनरल आप कंपटीशन को कैसे देखते हैं, और कौन से लिस्टेड अनलिस्टेड कंपनीज को आप अपने की कस्टमर सॉरी कंपटीटर मानते हैं? अभी हाँ, आप बोल रहे हो वो सही बात है कि कंपटीशन टेक्सटाइल में हर जगह पर है।
पर कंपटीशन हर जगह पर स्पेशलाइज फैब्रिक में नहीं है। आज समझो कि आप देखोगे कि इंडिया में काफी सारे एक्सपोर्टर्स फैब्रिक एक्सपोर्ट करते हैं, पर काफी सारी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री एक्सपोर्ट नहीं कर रही। राइट। जो भी एक्सपोर्टर है वो या तो थ्रेडिंग करते हैं, या तो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करवाते हैं, या तो अलग पैसे करते हैं। पर टेक्सटाइल में मैन्युफैक्चरिंग करके एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी इंडिया में काफी कम है। तो कंपटीशन के हिसाब से देखेंगे तो हमारी जो कंपटीशन है वो ज्यादा से ज्यादा रहती है वो ट्रेडर के साथ रहती है। और ट्रेडर के साथ हमको कंपटीशन इसके लिए मतलब इतना सस्टेनेबल नहीं होता है, क्योंकि हमारे वहाँ पूरा इन हाउस डिजाइनिंग, पीआर, मार्केटिंग, सप्लाई चेन वो पूरा हमारा इन हाउस रहता है। या कोई भी ट्रेडर होगा या कोई भी एक्सपोर्टर होगा वो डिपेंडेंट होगा कोई कोई ना कोई एजेंसी या कोई ना कोई सप्लाई चेन के थ्रू। यार हमारे पास पूरा का पूरा इन हाउस है, तो उस हिसाब से। और प्लस हमारी जो डिजाइनिंग टीम है, हमारी जो डिजाइन वगैरह होती है जो आप एक्सपोर्ट के मार्केट में चाहिए होती है, की बोलते हैं उनको, कि भाई कोई भी डिजाइन होती है, डिजाइन कोई कॉपी नहीं कर सकता। डिजाइन हम लोग जो भी बनाते हैं, डिजाइन कपड़ा क्वालिटी बनाते हैं, तो वो ये सब जो सप्लाई चेन के थ्रू हमारा जो हो रहा है, तो वो उसको कंपटीशन के थ्रू हम देखेंगे तो वो कंपटीशन हमको दूसरे से आगे बढ़ के लेके जाती है। बिल्कुल। तो इन हाउस जो मैन्युफैक्चरिंग है उससे आपको एक एडेड एडवांटेज मिलता है, राइट। अब सर, टेक्नोलॉजी की बात करें तो हर एक इंडस्ट्री को टेक्नोलॉजी कोई ना कोई तरीके से इम्पैक्ट करती है, राइट। तो आप पिछले कुछ सालों में क्या क्या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट देखते हैं टेक्सटाइल में, जिसको आपने मतलब यूज किया है या आगे जाके उसको आप चैलेंज देखते हैं? अभी जब मैंने आपको बताया कि मैं सेकंड जनरेशन में हूँ, जब मैं कंपनी में जुड़ा तो उसके पहले जो हमारे ट्रेडिशनल वेयर में जो जिस तरीके से टेक्सटाइल में काम होता था, जो पुरानी मशीनरी से काम होता था, वो सब काम होता कि हमने पूरी यूरोपियन, फिर चाइनीज जो हेवी हेवी मशीनरीज होती है वो सब हमने इंपोर्ट की। तो उसमें जो कपड़े बनते हैं, तो मतलब समझो कि आप इंडिया में कहीं पे भी चले जाओ तो सबके पास एडवांस मशीनरी है, पर ऐसा नहीं है कि हर एडवांस मशीनरी सबके पास है। आज हम लोग हर साल नई नई मशीनरी पे ऊपर काम कर रहे हैं, नई नई मशीनें लाते हैं, तो वो पूरी एडवांस बेस पे आती है। तो उस तरीके से हमारे पास भी जो नए प्रोडक्ट बनते हैं, तो मशीनरी के थ्रू हमारे पास नया प्रोडक्ट बनता है, कि वो मशीनरी जो प्रोडक्ट बनाएगी वो दूसरी जगह पे कॉपी नहीं हो पाएगी। और आगे भी हमारा प्लानिंग यही है कि हम जो भी एक्सपांड करें, जैसे हमारा टारगेट है कि हमको जो हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसको डबल करना है। तो डबल करने के लिए हमको जो भी मशीनरी की रिक्वायरमेंट रहेगी वो वर्ल्ड में जो लेटेस्ट होगी वही हम लोग यूज करेंगे, ताकि हमारे बायर्स को भी अच्छे प्रोडक्ट मिले, और हमको जब नई कंट्री एक्सप्लोर करना हो, नई प्रोडक्ट बनाना हो, तो हमारे लिए भी वो आसान हो जाए। क्लियर है। सर, आप कंपनी में इंटरनल क्या लक्ष्य लेके चलते हैं अगले 3 से 5 सालों के लिए? अगले 3 से 5 साल में मैंने आपको बताया, जैसे कि हमारी आफ्टर आईपीओ हमारी एक तो की माइलस्टोन है कि हमको प्रोडक्शन डबल करना है। दूसरा, हमको और कई सारी कंट्री स्टार्ट करनी है। इसके लिए हम लोग, मैंने आपको बताया कि हम लोग हमारी टीम को, हमारे सेल्स मैनेजर को उधर डिप्लॉय कर रहे हैं। और हमारी आगे की जर्नी में हम लोग ऐसा चाहते हैं कि मिडल ईस्ट और अफ्रीका में भी हम लोग अपनी खुद की ऑफिस करके उधर से सेल्स जनरेट कर पाए। ये हमारी आगे की जो जर्नी है उसमें आज मैंने बताया कि साउथ अफ्रीका में हमारी डीलिंग अभी चालू है। तो साउथ अफ्रीका में अगर होपफुली सब बेटर रहा तो उसके जरिए हम लोग अफ्रीका में भी काफी सारी कंट्री जो है, जो प्रीमियम प्रोडक्ट में काम कर रही है, तो उसमें हमको आसानी हो जाएगी जाने की। तो आगे की जर्नी में हम लोग यही सोच रहे हैं कि भाई ज्यादा से ज्यादा कंट्री में खुद की ऑफिस करें, खुद के सेल्स मैनेजर बढ़ाए, तो उससे आगे की जो रेवेन्यू है वो रेगुलरिटी पे चलती रहे विदाउट एनी डाउट। ओके। सर, ये जो ग्लोबल अनस्टेबिलिटी चल रही है जिसकी वजह से क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हैं, उससे टेक्सटाइल इंडस्ट्री को और आपकी कंपनी को कोई इम्पैक्ट है? और अगर हाँ, तो उसको आप क्या पास ऑन कर पाते हैं? जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी अभी जो चल रही है वो काफी अभी जो फिलहाल चल रही है वो मिडल ईस्ट में चल रही है। और राइट। हमारे
कंपनी के लिए ज्यादातर अच्छी बात यह है कि हमारी एक्सपोर्ट की जो मेन लाइन है वो साउथ ईस्ट एशिया है। तो साउथ ईस्ट एशिया में वो साइड पे हमको कोई ऐसी दिक्कत आ नहीं रही है। और बात रही मिडल ईस्ट की, तो मैंने आपको बताया कि हम लोग एक्सपांड भी कर रहे हैं। तो मिडल ईस्ट हो गया, अफ्रीका हो गया, साउथ ईस्ट एशिया हो गया और लोकल हो गया, सब जगह पे हम लोग लेके चल रहे हैं। सब सब जगह पे एक्सपांड का लेके चल रहे हैं। तो उससे क्या होगा कि अगर ग्लोबल अनसर्टिनिटी होगी तो कोई एक साइड में होगी या एक्सपोर्ट में होगी, तो वो टाइम पे हमारे लिए लोकल लोकल में भी पकड़ मजबूत होगी। तो वो साइड में हमको अच्छा रहेगा। कल को साउथ ईस्ट एशिया में आपको भी पता है कि आगे जैसे कंबोडिया हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप थाईलैंड में भी बीच में थाईलैंड और कंबोडिया का राइट। भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। तो वो टाइम पे हम लोग थाईलैंड थाईलैंड एक्सपोर्ट करते थे। सर, तो जैसे इंटरव्यू कंक्लूड करें उससे पहले मैं आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप पोटेंशियल शेयर होल्डर के लिए कोई मैसेज छोड़ना चाहेंगे सर? मैं बस मेरे शेयर होल्डर को यही बताना चाहूंगा कि आपने देखा होगा कंपनी पीछे भी ग्रो कर रही थी, अभी भी ग्रो कर रही है, आगे भी ग्रो करती रहेगी। इन्वेस्टर को मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप लॉन्ग टर्म के लिए अपने साथ खड़े रहो, तो जिससे इन्वेस्टर भी आगे बढ़ेंगे और कंपनी भी आगे बढ़ेगी। और हमारे गोल्स मैंने बताए हुए हैं, तो वो अपने फॉलो करने ही वाले हैं। जैसे हम लोग यंग जनरेशन है, तो हमारी जर्नी काफी आगे बढ़ने वाली है। इन्वेस्टर को मैं यही आगे बताना चाहता हूँ। ओके। थैंक यू वेरी मच हार्दिक सर, आपने समय दिया और कंपनी के बारे में विस्तार से बताया। थैंक यू।